नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे दो ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिसका जन्म आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर को हुआ था। और उसमें से एक थे जिनको आप लोग बखूबी जानते हैं, महात्मा गांधी, जिसको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व थे दोस्तों जो पूरी दुनिया में अपने नाम को, अपने विचारधारा को फैला पाए। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानना, उनके बारे में समझना स्वाभाविक हम लोगों का कर्तव्य बनता है, ताकि हम लोग उनसे सीख पाएं, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है दोस्तों। और व्यक्ति और व्यक्तित्व में बस यही अंतर होता है कि जो व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य है, किया गया कर्म है, दिया गया विचार है, वो किसी समाज के लिए आदर्श बन जाए, मानक बन जाए, तो उसको व्यक्तित्व कहा जाता है। और आपको पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अगर सबसे ज़्यादा किसी नेता के बारे में रिसर्च हुआ होगा, राजनेता के बारे में या दार्शनिक के बारे में या उसको अर्थशास्त्री कह दें उसके बारे में, तो वो है महात्मा गांधी। सबसे ज़्यादा रिसर्च और उनके द्वारा किया गया कृत्य के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या चाहते थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का दर्शन क्या है, उनका सत्याग्रह क्या है, उनके द्वारा किया गया जो आंदोलन का तरीका है वो क्या है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरे, आपको पता है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, और उनका भी जन्म 2 अक्टूबर के ही हुआ था। और गांधी जी और शास्त्री जी के विचारधारा में जो समानता थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि शास्त्री जी दुनिया के ऐसे सर्वसाधारण प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, जो शायद ही पूरी दुनिया में रहा होगा या रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि शास्त्री जी इतने सर्वसाधारण प्रधानमंत्री थे जिनके पास अपनी एक कार खरीदने के लिए पैसा नहीं था उसके समय में। आप समझ सकते हैं कि कितने सर्वसाधारण प्रधानमंत्री थे। शायद ही आने वाला भविष्य वैसा प्रधानमंत्री को देख पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे शास्त्री जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए महात्मा गांधी और किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग? और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। और इन दोनों का जो जन्म हुआ था ये आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, इन दोनों का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर को। गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। ठीक है, ये तो हम लोग पहले गांधी जी के बारे में बात करेंगे, फिर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और दोनों की विचारधारा को भी हम लोग देखेंगे। आप लोगों को पता है दोस्तों कि आइंस्टीन जो सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, पूरी दुनिया में रहे हैं फेमस, ठीक है, उन्होंने गांधी जी को देख करके कहा था गांधी जी के बारे में कि आने वाला पीढ़ी शायद ही विश्वास कर पाएगा कि ऐसा हार मांस वाला व्यक्ति इस दुनिया पर, इस धरती पर चला होगा। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि आने वाला पीढ़ी या आने वाला जनरेशन 100-200 साल के बाद शायद ही विश्वास कर पाएगा कि गांधी जी जैसे कृत्य करने वाला व्यक्ति भी इस धरती पर रहा होगा, गांधी जी जैसे कर्म करने वाला व्यक्ति भी इस धरती पर रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि आज का समाज क्या है, और हम लोग खुद गांधी जी को साहित्य के माध्यम से जान पाते हैं। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उसको देखे नहीं हैं, लेकिन हम लोग उसके निकटतम पीढ़ी हैं, हम लोग उसके सबसे निकटतम पीढ़ी हैं। तो फिर भी हम लोग जो है उसके बारे में साहित्य के माध्यम से जानते हैं। और आज का समाज, आज का परिदृश्य जिस प्रकार से बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार से बदल रहा है, आने वाला पीढ़ी शायद ही विश्वास करेगा कि गांधी जी जैसा कर्म करने वाला व्यक्ति भी धरती पर रहा होगा। क्योंकि समाज का जो कर्म करने का तरीका है बिल्कुल बदल रहा है।
और शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री, सर्वसाधारण प्रधानमंत्री आने वाला पीढ़ी शायद ही विश्वास भी कर पाएगा कि हाँ शायद मैं ऐसा धरती पे प्रधानमंत्री भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि आज के राजनेता क्या हो चुके हैं। राजनेता कहना तो छोड़िए, आज उसको सिर्फ नेता कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इनके गांधी जी के विचार के बारे में भी जानेंगे। पहले उनके बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें फैक्ट भी देख लें जो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि गांधी जी के बारे में जानना आसान तो नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च इन्हीं के बारे में चल रहा है कि गांधी जी वास्तविक तौर पे क्या चाहते थे। आज भी रिसर्च चल रहा है, क्योंकि वास्तविक रूप में उनका मूल विचार क्या था, क्योंकि उनके बारे में जो अलग अलग लोगों ने पढ़ा, अपने अपने तरीके से लिख दिया, अपने अपने तरीके से किताबों में संरक्षित कर दिया और उसी को हम लोग पढ़ते हैं। वास्तविक रूप में गांधी जी क्या कहते थे वो अभी भी उसके बारे में मतभेद चल रहा है, विरोधाभास है। ठीक है, लेकिन जो उनके द्वारा दिया गया आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसको हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने मानसिक विचार को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसीलिए इस जो ये हमारा लेक्चर है इसको सब कोई देखेंगे। ठीक है, आप अपना गार्जियन को भी दिखाइए ताकि समझें, जानें कि वास्तविक तौर पे गांधी जी क्या चाहते थे, वास्तविक तौर पे पहले का प्रधानमंत्री कैसा होते थे। ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें हमारा समाज भी सीख सके। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा फैक्ट भी जान लें। आपको पता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और शास्त्री जी के बारे में आगे बात करेंगे, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम था? इनका पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम। ठीक है, और गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और इनके बारे में, इनके पिता के बारे में कहा जाता है कि इनके पिताजी जो थे ना, ये 4 विवाह किए थे। थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं जानकारी के लिए। ठीक है, जितना हम पढ़े हैं, कुछ बुक्स से पढ़े हैं, कुछ अखबार से निकाले हैं, कुछ आर्टिकल से निकाले हैं, कुछ जो हमारे मतलब टीचर रह चुके हैं उनके से निकाले हैं हम सारा चीज़ों को। ठीक है, तो इनके बारे में मतलब इन्होंने विवाद नहीं, 4 विवाह किए थे। ठीक है, और इसमें से 2 आपको जो पता है कि सबसे अंतिम विवाह पुतली बाई से किए थे। सबसे अंतिम, जिसका पुत्र गांधी जी थे, तो सबसे अंतिम में जो किए थे वो पुतली बाई से किए थे। ठीक है, अंतिम विवाह। और जो सबसे पहली पत्नी थी, इससे इसको एक पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम था मुलिवेन गांधी। ठीक है, पहली पत्नी जो थी, पहली पत्नी, इनसे एक संतान का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, मतलब पुत्री का, संतान अगर कहते तो उसमें पुत्री थी, उसका नाम था मुलिवेन गांधी। मुलिवेन गांधी। ठीक है, ये उनकी पहली पत्नी से संतान था। और दूसरी पत्नी से जो उनका एक मतलब पुत्री का जन्म हुआ था, उसका नाम था पान कुमारी वेन गांधी। ठीक है, जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी, इनसे भी एक पुत्री का जन्म हुआ था, उनका नाम था पान कुमारी वेन गांधी। पान कुमारी वेन गांधी। ठीक है, पान कुमारी वेन गांधी। और जो इनका जो तीसरी पत्नी थी वो निसंतान थी। उनका तीसरी पत्नी को कोई संतान नहीं था। हालांकि ये सब जानकारी के लिए थोड़ा सा बताते हैं, ये सब फैक्ट है। तीसरी जो है कि ये क्या थी, ये निसंतान थी। ठीक है, और जो गांधी जी थे वो पुतली बाई के पुत्र थे। ठीक है, ये गांधी जी पुतली बाई के पुत्र थे। और जो मतलब पुतली बाई से जो है कि मतलब 4 संतान का जन्म हुआ था, उसमें 3 मतलब पुत्र और 1 पुत्री। ठीक है, और उसमें से चारों में गांधी जी सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई थे लक्ष्मीदास, आप लोग लिख लीजिएगा। इनसे जो है कि मतलब इससे जो है पुतली बाई से 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ था। ठीक है, और 3 पुत्र में जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम था लक्ष्मीदास, दूसरे का नाम था करसनदास और तीसरे का नाम था मोहनदास। ठीक है, मोहनदास। और एक बहन थी, उनका नाम था इलियट वेन गांधी। इलियट
वेन गांधी। और गांधी जी जो है कि मोहनदास गांधी जी हो गए तीसरे में, ठीक है। तो सबसे छोटे भाई थे गांधी जी, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि जो गांधी जी हैं, सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी ने संघर्ष को देखा है, मैं अभी तक जहाँ तक जानता हूँ, अभी तक जितने मतलब इतिहास में, मेरा इतिहास सब्जेक्ट भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इतिहास है, और मतलब कि तो जहाँ तक मैं इन विचारकों को पढ़ा और उनके बुक में भी पढ़ा, अभी तक में मतलब जो सबसे अधिक संघर्ष करने वाले व्यक्ति में मैंने पढ़ा तो उसमें से देखा गांधी जी। गांधी जी के साथ इंग्लैंड में भी कई सारा दुर्व्यवहार को पढ़ा, गांधी जी के साथ अफ्रीका में दुर्व्यवहार को पढ़ा। आप सोचिए, गांधी जी जब हम पढ़ रहे थे पुस्तक, तो गांधी जी 1888 में अपने घर से इंग्लैंड निकले थे। आप सोच सकते हैं, 1888 में इंग्लैंड निकले थे पढ़ाई के लिए, ठीक है। और 1888 के बाद जब वो इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए थे, 1891 में वो पास कर गए थे, 91 में। और उनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत 93 से माना जाता है, 93 से, 1893 से माना जाता है राजनीतिक जीवन की शुरुआत, जब से वो राजनीति प्रारंभ किए। लेकिन वो घर से कब निकले थे? 1888 में। और उनका विवाह पहले हो चुका था, मतलब कि जो 13 वर्ष में उनका विवाह हुआ। तो आप सोचिए 69 में उसका जो है कि जन्म हुआ उनका, तो 13 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो शायद कितना 83 आएगा, शायद 83 में उनका विवाह हो चुका था। आप जोड़ लीजिए, 13 वर्ष होनी चाहिए, 83 में समथिंग विवाह हो चुका था। आप लोग एक बार डेट देख लीजिएगा, हम वो पूरा लिस्ट भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है। उनका विवाह हुआ था 13 वर्ष में, उनके विवाह हो चुका था। और विवाह होने के बाद वो इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने के लिए, यानी अपनी पत्नी को जब वो साथ छोड़ के गए थे, और उसके बाद भी जब वो आए वहाँ से पढ़ाई करके, तो वो मतलब पढ़ाई करके आए तो वो वकालत लॉ की पढ़ाई किए थे। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद वकालत करने के लिए वो बम्बई चले गए। अब वहाँ पे उनको वकालत जब मिला 1893 में, वो अफ्रीका निकल गए। और अफ्रीका जो निकले, वहाँ से 1915 में वो इंडिया आए, 1915 में भारत आए। और जब वो 15 में भारत आए तो उनका यहाँ से जब राजनीतिक जीवन इंडिया में शुरुआत हुआ, तब से तो वो आंदोलन में ही लग गए, यानी कि सब चीज़ों को त्याग करके वो आंदोलन में लग गए। कब तक? 1947 तक, जब तक देश न आज़ाद हो गया। आप बता सकते हैं, जान सकते हैं कि 88 में वो घर से निकले हैं। इतना लंबा संघर्ष कोई कौन कर सकता है? कितनी बार असफलता मिली उनको। 1920 का मतलब कि जो 22 का जो खिलाफत असहयोग आंदोलन रहा, उसमें भी आज़ादी नहीं मिली। 1930 में आज़ादी नहीं मिली, फिर भी हार नहीं माने। 1942 में आज़ादी नहीं मिली, फिर भी हार नहीं माने। यानी कि वो डटे रहे, लगे रहे, और वो जानते थे कि मेरा मार्ग सही है, मेरा रास्ता सही है, और सफलता तो एक न एक दिन मिलना ही है। और कहीं न कहीं इतने लंबे संघर्ष के बाद उनको जब सफलता मिली, तो इतनी बड़ी सफलता मिली कि पूरी दुनिया उसको आज एक विचार के रूप में जानते हैं कि गांधीयन विचार। और आपको पता है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में गांधीयन विचार का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। सोचिए, जिनके बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है कि ऐसे विचार वाले व्यक्तित्व, इतने दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तित्व में साहस कैसे आ सकता है। आप सोच सकते हैं, सब चीज़ों को त्याग के वो इंग्लैंड पढ़ाई करने गए थे कि वकालत की पढ़ाई करके आएंगे तो अपना घर परिवार ठीक से चलाएंगे। उनके घर में कर्ज था, ठीक है। देखिए, बेसिक चीज़ आप लोग भी जानते हैं, इसीलिए हम इसमें नहीं फंसना चाहते, हम इनके विचारों पे चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए जब वो आए 1891 में यहाँ, तो उनके पास कर्ज था। हालांकि उनके पिताजी दीवान थे, लेकिन उनके भाई उनको खर्च दिए थे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में। और भाई बहन भी ज़्यादा थे, खर्च भी ज़्यादा था, कुछ कर्ज भी हो चुका था। तो गांधी जी को लगा कि हम वकालत करते हैं, उससे कुछ पैसे कमाएंगे, और पैसा कमा के अपना जो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उसका भी मतलब भरण पोषण करना है, साथ में रहना है, वो इस ख्याल से थे। लेकिन 1893 में उसके पास वकालत के लिए मौका भी मिला, और बड़ा मौका आया, ठीक है, जिसमें उनको मतलब उस समय कहा, अभी का वर्तमान में कहा जाए तो करोड़ों की संपत्ति मिलना था उसको उस वकालत में, क्योंकि जहाज फंसा हुआ था अब्दुल्ला नामक व्यापारी का।
लेकिन दुर्भाग्य ये हो गया उनके लिए, एक प्रकार से सौभाग्य कह दें कि जीवन में जो भी चीज़ें होती है वो अच्छे के लिए होती है। वो गए थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा तो नहीं कमा पाए, लेकिन इतनी सम्मान और इतनी जो उनका जो उनके प्रति जो सम्मान की भाव है वो शायद कि वही नहीं कमा पाए। ठीक है, और आज भी हर पैकेट में वो मिल जाएगा आपको, हर पैकेट में, और उसी के लिए लोग आज जीते मरते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है। इतनी बड़ी संघर्ष के कारण ही तो हम गांधी जी से संघर्ष करने भी सीख सकते हैं कि कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा संघर्ष किए हैं गांधी जी, और इतने संघर्ष के बावजूद भी वो हार नहीं माने, इसलिए आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान है। हालांकि इसमें विचारधारा में मतभेद भी है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। और इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीएससी मेंस पेपर में क्वेश्चन भी आया है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद में क्या अंतर है, इसी टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ये तो कुछ फैक्ट वाली बातें थी। ठीक है, और गांधी जी का जो विवाह हुआ था वो कस्तूरबा गांधी से 4 वर्ष की उम्र, 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। तो गांधी जी का विवाह किनसे हुआ? 13 वर्ष के जब गांधी जी थे तो उनका विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से हो गया, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, देखिए, और जब इनसे विवाह हुआ तो गांधी जी के जो है कि 4 पुत्र हुए। उसमें आप लोग सबको पता है कि हरिलाल, मणिकलाल, देवदास, रामदास। ठीक है, तो उनका भी 4 पुत्र हुए। आप लोग चारों का नाम लिख लीजिएगा फैक्ट के लिए, कभी पूछा नहीं जाएगा ये सब, लेकिन जानकारी के लिए। ठीक है, देखिए, उनके शिक्षा का प्रारंभ जो है कि जो गुजरात का राजकोट है वहीं से हुआ था इनके शिक्षा प्रारंभ। ठीक है, फिर ये बम्बई विश्वविद्यालय चले गए, फिर वहाँ से वो इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड के बाद तो आपको थोड़ा सा चर्चा हम किए ही। ठीक है, हालांकि देखिए, गांधी जी के बारे में चर्चा करने का मतलब है कि कम से कम 4-5 क्लास, और लंबी लंबी 4-5 क्लास, एक मतलब थोड़ा सा अच्छे से जानने के लिए। ठीक है, कम से कम 4-5 क्लास चाहिए, तब आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा कि वास्तविक गांधी जी, पूरा तो नहीं समझ पाएंगे लेकिन एक जानकारी हासिल हो जाएगा कि वास्तविक में वो क्या चाहते थे, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी विचारधारा में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, मतलब विवाद क्या है, ये सब चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे गांधी जी के पुस्तक के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से पुस्तक उसने लिखी है, तो उसको आप लोग लिख लीजिए, गांधी जी का पुस्तक, कौन कौन सा गांधी जी पुस्तक लिखे हैं। और एक एक चीज़ें आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए, गांधी जी का पुस्तक लिख लीजिए आप लोग, पुस्तक। देखिए, जो उनका जो हिंद स्वराज, उस गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी है, ये गुजराती में लिखा गया, ये सबसे पहले लिखे थे उसने, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। ये गुजराती में लिखा गया पुस्तक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, गुजराती में लिखा गया, ये सबसे पहले लिखे थे। ठीक है, और जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, उसी समय लिखे थे ये। और ये लगभग 1909-10 में ये प्रकाशित हुआ था। ये जो है 1910 में ये प्रकाशित हुआ था, 1910 में प्रकाशित हुआ था। और इसका जो पब्लिकेशन हुआ था 1910 में, ये जो पुस्तक है ये संवाद के रूप में है। संवाद मतलब क्या होता है? वाद और विवाद से उत्पन्न होता है संवाद, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल जवाब जब करता है, वाद विवाद, उसी को ये संवाद के रूप में ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, और ये वो जहाज पे ही बैठ के लिखे थे जब वो दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे इंग्लैंड से। ठीक है, तो वो उस समय वो लिखे थे। और उसमें कहा जाता है कि जब वो थक जाते थे तो बायां हाथ से भी लिखते थे, लिखते लिखते जब वो थक जाते थे तो बायां हाथ से लिखते थे। और लगभग 40-45 पेज जो उसने लिखा है वो बायां हाथ से ही उसने लिखा है इसको। ठीक है, तो ये उनका है हिंद स्वराज। दूसरा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरा प्रयोग न, यानी कि इसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ये गांधी जी का आत्मकथा है। ठीक है, ये गांधी जी का क्या है? आत्मकथा है।
आत्मकथा है। देखिए अगर हो सके तो आप लोगों को जिनको इच्छा है हिंद स्वराज पढ़ लीजिएगा अच्छा से। आत्मकथा भी पढ़ सकते हैं, हिंद स्वराज लगभग 200-250 पेज का है, पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और एक बेहतर चीज़ें जान पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा रुचि है गांधी जी के बारे में और जानना ही चाहिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग को भी पढ़ सकते हैं, जो उनका आत्मकथा है, वो उन्होंने जो लिखा है वो है उसमें दिया हुआ, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कभी मौका मिले तो 2-4 10 पेज 20 पेज करके 2-3 दिन में पढ़ लेंगे अच्छा से। अगर आप मन लगा के किसी दिन संडे को भी छुट्टी मिले पढ़ लेंगे आप आराम से। तो इसको अगर कोशिश कीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बहुत मतलब ये काम भी आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है कि मेरे सपनों का भारत। तीसरा है उनका मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, ठीक है। और ये इसमें उसने जो है उनका सपना क्या था, उनका सपना मतलब क्या था कि उनका सपना मतलब कैसा भारत हो। तो उनका सपना था कि मतलब मेरा भारत जो है वो राम राज्य की तरह हो, यानी कोई गरीब कोई अमीर ना हो, सबकी आर्थिक समानता की भी वो बात करते थे, ठीक है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे वो कैसा भारत चाहते थे, वो राम राज्य की संकल्पना कैसे भारत में देखते थे, ठीक है, उनके बारे में। उसके बाद था कि ग्राम स्वराज्य, विलेज स्वराज के नाम से भी कभी कभी नाम आ जाता है, ग्राम स्वराज्य। स्वराज्य मतलब गांव का स्वराज्य कैसा होना चाहिए उसमें उन्होंने लिखा है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, 5वां पुस्तक है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, अफ्रीका में सत्याग्रह। और एक बार तो उन्होंने लिखा है दक्षिण अफ्रीका में जब सत्याग्रह वो कर रहे थे तो उसमें लोग उनको जो है कि इतना घेर के अंडा वगैरह मार रहे थे। उस दिन उनको एक अंग्रेज लेडी ने उनको बचाया था, नहीं तो शायद वो दिन गांधी जी नहीं रहते। ऐसी परिस्थिति बन गई थी जब वो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, यानी सत्याग्रह कर रहे थे। तो उसके बाद मेरा धर्म, गांधी जी का क्या धर्म है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा भी करेंगे। गांधी जी का पुस्तक है मेरा धर्म, ये भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और 7वां नंबर में है, ठीक है, सच्चाई ही भगवान है, सच्चाई ही भगवान है, सच्चाई ही भगवान है। ये गांधी जी का पुस्तक है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या कई बार पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये तो पुस्तक हो गया। गांधी जी का कुछ पत्र पत्रिकाएं भी हैं जो उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। गांधी जी का जो है पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो भी आता है, तो उसको भी लिख लीजिए, पत्र पत्रिकाएं। उसमें आपको पता है एक तो यंग इंडिया है, नवजीवन है, हरिजन है न, इंडियन ओपिनियन है, ये सब फेमस है उनका। तो उसमें से आपका यंग इंडिया, यंग इंडिया और हरिजन, हरिजन। उसके बाद इधर लिख दे, नीचे दिखेगा। उसके बाद इंडियन ओपिनियन है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, हरिजन। एक और है उसका नवजीवन, नवजीवन, ये सब उनकी पत्रिकाएं हैं। नवजीवन, ये सब क्वेश्चन आता है, कई बार पीसीएस में आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं कि जो इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लास अगर लंबा होगा तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। देखिए, गांधी जी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत अभी हम चर्चा किए कि 1893 से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया ना। तो इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत आप लोग लिखिएगा पूरा, राजनीतिक जीवन की शुरुआत।
देखिए इन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से किए, तो 1893 से किए, जब अब्दुल्ला नामक व्यापारी का जहाज़ छुड़ाने के लिए वो कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, देखिए तो जब दक्षिण अफ्रीका से वो आए तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए, और उसी दिन भारत में जो है कि भारतीय प्रवासी दिवस के भी रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार बीपीएससी में एग्जाम मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद जब वो यहाँ इंडिया आए, तो इंडिया कब आए, 1913 में 1893 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, लेकिन वो कहाँ में, अफ्रीका में। लेकिन जब वो भारत आए तो 9 जनवरी को वो आए, 9 जनवरी 1915 को। और यहाँ पे उसने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाए, गोपाल कृष्ण गोखले को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाए वो, गोपाल कृष्ण गोखले के वो क्या बनाए, राजनीतिक गुरु बनाए। और उसके बाद यहीं से वो अपना पहले जब वो हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में, क्योंकि वो अफ्रीका में एक सफल राजनेता रह चुके थे, उनका आंदोलन सफल हो चुका था, तो हिंदुस्तान में उनका मतलब सब कोई चाहता था कि हर पार्टी चाहता था गांधी जी को कि वो मेरा पार्टी में आए, वो मेरा पार्टी में आए ताकि मेरा पॉपुलरिटी बढ़े। लेकिन गांधी जी चाहते थे हम उसी पार्टी में जाएंगे जिसमें मेरा नेतृत्व को वैल्यू दिया जाएगा, मेरे विचारों को उसमें वैल्यू दिया जाएगा और मेरे विचारों से आंदोलन चलेगा। और गांधी जी ये भी चाहते थे कि पहले मैं किसी भी विचारधारा को रखूं, अपने विचारधारा को उसमें थोपूं, इससे पहले बेटर ये है कि पहले मैं खुद पूरा समाज का भ्रमण करूं। इसीलिए गांधी जी पहले पूरे देश का भ्रमण करने में लग गए। ठीक है, और उसी में आपको पता है कि जब वो हिंदुस्तान भ्रमण में जब आए थे तो वो 1917 में आए थे चंपारण, और मधुबनी, बिहार का मधुबनी जिला का एक घटना है। ठीक है, जब गांधी जी भ्रमण करने आए थे तो वो हाई फाई कोट वोट लगा के आए थे। तो जब वो भाषण देने आए, उतने बड़े नेता, और हर कोई उनको देखना चाहता था कि भाई कौन है गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका को पूरा तरीके से स्वतंत्रता दिला के आए हैं, वहाँ रंगभेद नीति को समाप्त करके आए हैं। तो गांधी जी के बारे में सब कोई जानना चाहता था, देखना चाहता था कि भाई वो देश को आज़ाद कराने के लिए आए हैं अपना, और अफ्रीका को आज़ाद भी करा चुके हैं। जब वो देख रहे थे तो जब भाषण देने के लिए आए थे तो वो अपनी पत्नी को भी साथ लाए थे, कस्तूरबा गांधी को। तो भाषण देते वक्त देखे कि वो मंच पर खड़े हुए, चौकी लगा करके मंच बनाया गया, खड़े हुए तो देखे कि उनका जो भाषण सुनने आया है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष सुनने के लिए आया है, और पुरुष जो आया है उनका मतलब अर्धनंगा है वो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसका शरीर में कपड़ा ही नहीं है, सिर्फ धोती लटका हुआ, कमर से लेके ठेहुना तक, नीचे भी कपड़ा नहीं है, एकदम अर्धनंगा। आप लोग समाज में किसान को देखते ही हैं, और पहले का किसान का हालत बहुत गरीबी हालत में था। ठीक है, सिर्फ पुरुष है वो भी अर्धनंगा है, ऊपर कपड़ा नहीं है। ठीक है, नीचे मतलब कि ठेहुना तक ही कपड़ा है, कमर से धोती लेपटा हुआ है। ठीक, और महिलाएं नहीं है। तब गांधी जी देख के आश्चर्यचकित हो गए पहली बार कि ऐसा क्यों है भाई। तब उन्होंने कस्तूरबा गांधी को, वो अपने गांधी जी अपनी पत्नी को प्यार से बा कहते थे, तो बोले कि बा अगर देखो तो घर में जाके कि क्या हालत है, क्यों नहीं महिलाएं आई है सुनने के लिए, क्यों नहीं महिलाएं जागरूक है। तो जब उनकी पत्नी एक घर में जाके दरवाज़ा खटखटाई, ठीक है, तो एक महिला बाहर आई, और वो महिला जब बाहर आई तो उनसे पूछी, कस्तूरबा गांधी पूछी कि आप लोग गांधी जी को देखने क्यों नहीं आए, सुनने क्यों नहीं आए। तो वो महिला बोली कि हम इस घर में, एक झोपड़ी थी, झोपड़ी से निकली और वो बोली कि हम इस घर में 2 मतलब कि परिवार हैं, हम हैं और मेरी बहू है, और जो हम कपड़ा पहन के बाहर आए हैं उसका कपड़ा में पूरा तरीके से चिप्पी लगा हुआ था, और ऊपर में सिर्फ और सिर्फ स्तन ढका हुआ था, नीचे भी छोटा कपड़ा पहना हुआ था। गांव की ग्रामीण महिलाएं का आप लोग पुरानी समाज में देखे होंगे, खेती करने के लिए जाती थी, एकदम छोटा सा कपड़ा लपेटा हुआ, और उसमें भी चिप्पी लगा हुआ साड़ी था। तो उसमें भी वो बोली, वो महिलाएं, कि माता जी मेरे पास उतना अच्छा कपड़ा नहीं है बाहर जाने के लिए कि हम पहन के जो है कि आपके वो सुनने के लिए जा सकते हैं, और उसमें भी हम जो कपड़ा पहन के आए हैं, हम 2 लोग हैं और दोनों में एक ही के पास पहनने के लिए कपड़ा है, और हम अगर अंदर बाहर आए हैं और अगर मेरी बहू आएगी तो इसी कपड़ा को खोल के देंगे तब वो आपसे बात करने लायक कपड़ा पहन के आएगी। ये हालत था बिहार का।
ठीक है, इतनी शोषण हुआ था। तब गांधी जी को जाकर के जब वास्तविक सच्चाई समाज का पता चला, तब गांधी जी बोले कि हमको पहले क्या करना होगा, इस समाज के परिदृश्य में हमको ढलना होगा। इसीलिए उन्होंने उसी समय वहीं पे कोट उतार के फेंक दिए और गांधी जी कसम खाए कि जब तक मैं इस पूरे देश को नहीं कपड़ा पहना दूंगा, तब तक मैं एक ही धोती को सर में और उसको लपेट के रहूँगा। और एक ही धोती में वो सब दिन ज़िंदगी भर रहे, एक ही धोती में उसको वो पहनते भी थे और लपेट भी लेते थे, आप लोग देखे ही हैं। ठीक है, ये पहले वो खुद समाज से जुड़ना चाहे, उनको ये सबसे बड़ा चीज़ें था गांधी जी में कि कोई भी काम करने से पहले गांधी जी खुद उस विचार को अपने में अपनाते थे। सबसे बड़ा उनका कर्म यही था, सबसे जो हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, बोलता तो बहुत चीज़ें हैं लेकिन करता नहीं है, लेकिन गांधी जी में वो गुण था कि वो पहले खुद करते थे, तब जाकर के वो मतलब समाज में उस विचार को फैलाते थे। तो गांधी जी पहले खुद कोट उतार के फेंके, तब जाकर के उस समाज में वो शिक्षा देना प्रारंभ किए जो उस समाज को चाहिए। और आपको एक घटना और पता होगा कि 1916 में गांधी जी जो है पोरबंदर में अपना आश्रम बनाए थे 1916 में। और जब वो आश्रम बनाए थे तो वहाँ पे एक जायसवाल का लड़का था, वो बच्चा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, आप लोग सुने ही होंगे। तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा कीड़ा हो गया था। तो वो जायसवाल जी, उनका गार्जियन, उनको गांधी जी के पास लेके आए और गांधी जी को बोले कि देखिए ना गांधी जी, ये बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब गुड़ खाता है, इसीलिए इसका पेट में बहुत ज़्यादा कीड़ा हो गया है, आप इसको एक बार मना कर देंगे तो ये नहीं खाएंगे। तो गांधी जी बोले कि आप आइएगा, मतलब शायद 2-4-5 दिन बोले थे, 5 दिन के बाद आइएगा। ठीक है, तो वो चले गए बेचारा दुखी होकर के, भाई 5 दिन बाद बुलाया, बात क्या है। फिर 5 दिन के बाद आए तो उस बच्चा को अच्छा से बोले देखो बाबू, गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो उनका जो गार्जियन था बोला गांधी जी आप तो उस दिन भी ये बात को बोल सकते थे, इतना ही तो बात था। तो गांधी जी बोले नहीं, उस दिन हम भी गुड़ खाते थे, इसीलिए हम इस बच्चा को कैसे मना कर सकते थे। तो पहले गांधी जी में यही सबसे बड़ा गुण था कि गांधी जी पहले खुद उस मतलब विचार को अपनाते थे, तब जाकर के समाज में वो शिक्षा देते थे। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री पूरी तरीके से गांधी जी के विचार से प्रभावित थे। आपको पता है कि जब देश में अकाल था उस समय, मतलब आपको पता है कि 60 के दशक का अकाल, आपको पता होगा उस समय प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे और देश में अकाल हो गया था। और उस समय मतलब कि पाकिस्तान अपने देश में हमला कर दिया था, हालत ख़राब हो गया था। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास उतना भोजन नहीं है, सैनिक लड़ेगा कैसे। तो भोजन की आपूर्ति करवाने के लिए उसने क्या किया, बोला कि सप्ताह में 2 दिन उपवास पूरा देश रखेगा। लेकिन पूरा देश को उपवास रखवाने से पहले शास्त्री जी अपने परिवार में पूछे, उनकी पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री, उन अपनी पत्नी को पूछे कि क्या मतलब ललिता जी, मेरा पूरा फैमिली इस देश के लिए 2 दिन उपवास कर सकता है क्या सप्ताह में, मेरा पूरा बच्चा जो है कि 2 दिन उपवास रह सकता है क्या। तो उनकी पत्नी भी पूरा सपोर्ट करती थी उनको। तो बोले देश के लिए अगर हम आपको इतना ही सहयोग न दे पाएँ तो आपकी पत्नी होने का क्या विचार, ये रह जाएगा मेरा अस्तित्व। ठीक है, तो कहा जाता है कि पहले वो खुद 2 दिन उपवास रहे, तब पूरा समाज में घोषणा किए, पूरा देश को घोषणा किए कि हम सप्ताह में 2 दिन उपवास करेंगे और वो जो खाना बचेगा हम फौजी भाइयों को देंगे ताकि वो ठीक से लड़ पाए। और उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो ये मतलब विचारधारा में दोनों में समानता भी दिखता है कि पूरा तरीके से शास्त्री जी भी गांधी जी के विचार को अपनाते थे पहले, तब जाकर के वो विचार देते थे। ठीक है, और सौभाग्य दोनों का एक ही दिन जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए उसके बाद आप देखिए, हाँ गांधी जी का अब थोड़ा सा हम लोग विचार को जानेंगे। ठीक है, कि गांधी जी का क्या क्या विचार है, जैसे कि उनके द्वारा दिया गया है कि सत्य का प्रयोग क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि उनका सत्य क्या है, उनका सत्याग्रह क्या है, गांधी जी का सिद्धांत क्या है। देखिए, तो गांधी जी का मूल सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह क्या है। ठीक है, देखिए तो गांधी जी का सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह क्या है। तो सत्याग्रह का अगर आप लोग मतलब अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह। लेकिन गांधी जी के नज़र में सत्याग्रह क्या था, ये तो अर्थ है कि सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह है।
लेकिन गांधी जी के नज़र में सत्याग्रह क्या था? गांधी जी कहते थे, गांधी जी के नज़रों में जो सत्याग्रह था वो था अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध ही सत्याग्रह है। तो गांधी जी के नज़रों में क्या थे? गांधी जी कहते थे कि अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई, असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना है ही क्या है? यानी कि असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना ही क्या है? करना ही उनके लिए क्या है? सत्याग्रह है, सत्याग्रह है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अहिंसा के माध्यम से हम उसका विरोध करेंगे। किसका विरोध करेंगे? जो असत्य पर आधारित बुराई है, जो असत्य है और वो बुराई है, असत्य पर आधारित बुराई है, उसका विरोध करेंगे। किसके माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से। किसके माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से। और आपको पता है कि सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह मतलब सत्य, यही चीज़ तो उसका मूल मतलब कि उनका तलवार बन गया, सत्य और अहिंसा। और वो उसी विचार से चलते रहे। हालांकि उस विचार से उनको कठिनाई जरूर आई जिंदगी में, लेकिन कभी भी वो पीछे नहीं हटे और सत्य के लिए किया गया आग्रह से वो सत्याग्रह चलाए और कहीं न कहीं वो जीवन में सफल भी हुए। ठीक है, तो ये है उनकी नज़र में सत्याग्रह। यानी कि सत्याग्रह की जो उसने अवधारणा सीखी थी गांधी जी ने, ये बाइबिल से उनको जानकारी मिला था। इनका सत्याग्रह की अवधारणा उनको कहाँ से मिला था? बाइबिल से मिला था, बाइबिल से। ठीक है, ये उनके नज़र में सत्याग्रह था। और बाद में चल के आप देखेंगे कि रूसो जैसे वैज्ञानिक, ये विचारक रहे हैं रूसो। ठीक है, और रूसो का विचार बहुत ही वो बेहतरीन रहा है। और वो रूसो जो है कि ये फ्रांसीसी थे तो उसका विचार पूरा यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में चलता है। समाजवाद का विचार रूसो ने सबसे पहले मतलब वो दिया था। और उनसे प्रभावित होकर के जब आप लोग पढ़ेंगे ना उसको आगे में वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो उसमें तो जो रूसो थे और जो टॉल्स्टाय थे, ठीक है, ये भी सत्याग्रह का अनुसरण किए थे, रूसो और टॉल्स्टाय। ठीक है, ये भी सत्याग्रह का अनुसरण किए थे और इनको पूरी दुनिया मानती है। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे और जो पढ़ेंगे वो जानेंगे। ठीक है, और गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप हिंसा के माध्यम से किसी भी चीज़ को मतलब तराशते हैं, यानी गांधी जी का माध्यम मतलब कहने का मतलब था कि जो साध्य और साधन है वो दोनों सत्य होना चाहिए। साध्य का मतलब अगर हम कोई भी चीज़ को कर रहे हैं तो वो सत्य के राह पे होना चाहिए, और साधन जो है मेरा जो साधन आग्रह करने का वो भी सत्य होना चाहिए, वो भी अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। वही तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन था ना, यानी कि विरोधाभास था गांधी जी में और सुभाष चंद्र बोस में। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि मेरा जो साधना है वो हिंसक हो सकता है, लेकिन हम जो समाज बनाएंगे वो अहिंसक होगा। यानी कि हम क्रांति करके, हम गोली बंदूक चला के आज़ादी ले लेंगे हिंसा के माध्यम से, वो हमारा साधन हो गया। और जो साध्य होगा, जो हम अपना देश बनाएंगे, वो अहिंसक बनाएंगे। तो गांधी जी बोले नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिस विचारधारा के माध्यम से आप अपने समाज का निर्माण करेंगे वो विचारधारा आपकी समाज के लिए मानक बन जाएगा। और हमेशा वो समाज मानेगा कि जब गांधी जी ने अपने देश को हिंसा के माध्यम से आज़ाद कराया है तो हम भी हिंसा के माध्यम से हर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाला समाज में, अगर आने वाला जो भविष्य होगा, जो युवा होगा, अगर वो किसी भी डिमांड का मतलब कि मांग करेगा, वो किसी डिमांड का कि हमें ये नौकरी चाहिए, तो वो हमेशा हिंसा पे उतर आएगा। बस यही कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों में। लेकिन हालांकि दोनों का विचार भी अपने आप में एक जगह सही प्रतीत होगा आपको जब दोनों की तुलना करेंगे, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, गांधी जी का। तो गांधी जी अपने नज़र में बहुत सही थे और भगत सिंह अपने नज़र में बहुत सही थे। ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि हम अंग्रेज़ों से ऐसे करके नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन गांधी जी का जब आप विचार जानिएगा तो समझ पाइएगा गांधी जी को कि गांधी जी कितने ऊपर स्तर तक सोचते थे।
ठीक है, इसीलिए गांधी, और आप इसका उदाहरण पाकिस्तान के तौर पे देख सकते हैं। पाकिस्तान ने अपना देश को मुसलमान के नाम पे बनाया, ठीक है, और उसका उदाहरण आज भी आप देख सकते हैं और पहले से भी दिखते आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये रहा कि तुरंत बांग्लादेश बन गया। 47 में आज़ाद हुआ, 71 में बांग्लादेश विभाजित हो गया। और उसमें कहीं न कहीं जब उन्होंने, आपको पता होगा अली जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि जब देश को उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट लिया और जब उनका संविधान बन रहा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम अपना देश को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे। तब वहाँ के लोगों ने कहा जब आपने मुसलमान के नाम पे देश बनाया है तो धर्मनिरपेक्ष हमारा देश कैसे हो सकता है। तो वहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया, किसी भी नेता ने स्वीकार नहीं किया। तो ये चीज़ें दिखाई देता है, ठीक है, कि जिस माध्यम से आप खुद, एक कहने का मतलब है कि आप खुद शराब पीते हैं और शराब बेचते हैं और शराब बेच के अपने बाल बच्चे को खूब अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आपके घरों में पूरा शराब बिकता है, ये काम चलता है, और अपने बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और उसी घर में रख रहे हैं। क्या आपका बच्चा पूरी तरीके से वो समाज, जो एक बेहतर व्यक्ति समाज में जो शिक्षा दे रहा है अपने बच्चे को, वैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा पिताजी ने जो कमाई करके दिया है वो शराब बेच के दिया है। और आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा आगे ठीक हो, शराब न पिए, वो ऐसा नहीं हो सकता है। बाई चांस हो जाए अलग बात है, ठीक है। ये उनका विचार, गांधी जी का कहना था। गांधी जी आगे क्या कहते थे? गांधी जी ईश्वर के बारे में क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। कहने का मतलब क्या है गांधी जी का? देखिए, गांधी जी कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही क्या है? सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर ही सत्य है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है गांधी जी का? अब यहाँ पे वो कहते हैं कि सत्य हर व्यक्ति के अंदर होता है, यानी कि जो ये सत्य है ना, ये हर व्यक्ति के अंतर्गत होता है, हर व्यक्ति में होता है। अगर आप बताइए, इसको जोड़ सोचिए, गांधी जी कहते हैं कि सत्य क्या है? ईश्वर है। सत्य क्या है? ईश्वर है। और ईश्वर क्या है? सत्य है। ध्यान दीजिएगा, इस सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही क्या है? सत्य है। और जो सत्य है वो हर व्यक्ति में है, इसका मतलब हर व्यक्ति क्या है? ईश्वर है। गांधी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर है। गांधी जी को समझिएगा भाई, थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ठीक है। जहां समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, हम फिर से लेक्चर बना देंगे अलग से उनकी विचार का, ठीक है। हम अलग के दर्शन का, उसका विचार हम अलग से लाएंगे अलग वीडियो में। तो गांधी जी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। और गांधी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में सत्य होता है, हर व्यक्ति में सत्य होता है। कैसे? अभी हम उदाहरण देते हैं। और जब हर व्यक्ति में सत्य होता है तो हर व्यक्ति क्या है? ईश्वर है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति ईश्वर है, इसीलिए मानव सेवा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मानव सेवा, क्योंकि मानव ही क्या है? व्यक्ति, और व्यक्ति ही क्या है? ईश्वर। इसीलिए मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। क्योंकि अगर हम मानव की सेवा करते हैं तो ईश्वर की सेवा करते हैं, और ईश्वर, जो मानव है वो ईश्वर की संतान है और हर व्यक्ति में सत्य होता है। लेकिन हमारा सामाजिक परिदृश्य, हमारा खान पान, हमारा विचारधारा एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। जब एक बच्चा जन्म लेती है तो उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उस बच्चा को कैसा बनाना है, वो समाज का परिदृश्य, वो समाज की विचारधारा, उस समाज का रहन सहन, खान पान, राजनीतिक विचारधारा, हर चीज़ें मायने रखती है कि वो बच्चा कैसा बनेगा। अगर एक बच्चा जन्म लेता है, वो हिंदी भाषा भाषी परिवार में जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसको कन्नड़ भाषा भाषी समाज में रख दीजिए आप, वो भाषा कन्नड़ बोलेगा, वो भाषा कन्नड़ को ज़्यादा पसंद करेगा, हिंदी को नहीं करेगा। यानी कि उसका समाज का परिदृश्य तय करता है कि वो बच्चा कैसा बनेगा। इसीलिए सत्य उस बच्चे में होता है। बच्चा जब जन्म लेती है तो उसमें सत्य होता है, लेकिन हमारा समाज की बुराइयां उसको कई तरीके से प्रभावित कर देती है और इसी चीज़ को वो सुधारने की बात करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं मानव सेवा करो, और मानव सेवा करोगे तो समाज में बुराई नहीं होगा, और बुराई नहीं होगा तो हमारा समाज एक ईश्वर की तरह रहेगा। राम राज की संकल्पना वे वहीं पे ढूंढते हैं,
ठीक है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते जाएंगे हम। इसीलिए गांधी जी अंग्रेजों से घृणा नहीं करते थे भाई, वो अंग्रेजियत से घृणा करते थे। समझिएगा, यहाँ पे वो अंग्रेजों से कभी घृणा नहीं की। आपको पता ही होगा कि वो हमेशा अंग्रेजों के साथ रहे, क्योंकि वो कहते थे अंग्रेज मनुष्य हैं और मनुष्य गलत नहीं है, लेकिन उनका जो विचार है उस विचार में कहीं न कहीं बुराई फैल गया है। इसीलिए इनको इस चीज़ का मतलब वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही वैसा शिक्षा दिया गया, ऐसा चीज़ें उनको व्यवहार में बनाया गया। लेकिन हम उनकी विचार को चेंज कर सकते हैं। हम मार के, डंडा से मार के, गोली बंदूक चला के आज़ादी नहीं ले सकते हैं, दुनिया नहीं चला सकते हैं। इससे विध्वंस ही होगा, पूरी दुनिया नष्ट ही होगा। लेकिन एक मानव के विचार को परिवर्तित करके हम साथ में भी रह सकते हैं। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों में गलती नहीं है, गलती अंग्रेजियत से। अंग्रेजियत का मतलब यहाँ क्या है? अंग्रेजों का धर्म, संस्कृति, कला, विचार, वो अंग्रेजियत है। उसको नहीं अपनाने कहते थे, क्योंकि उनको वो गलत मानते थे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो देश में, हमारा देश में वो शासन करते थे। इसीलिए गांधी जी उनका विरोध क्यों करते थे? क्योंकि वो झूठ बोल के अपने देश में शासन कर रहे थे कि हम आपके देश को सुशासित करने आए हैं। आपका देश सपेड़ों का देश है, संतों का देश है, मदारियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, और आपका देश में विकास तभी होगा जब हम अपने विचारों से करेंगे। यही विचारधारा आप देखेंगे आगे जाकर के, जो उपयोगितावादी विचारधारा रहे हैं, जेम्स मिल जैसे इतिहासकार, वो उनका रहा है। जेम्स मिल जैसे वो उपयोगितावादी हैं, और उन लोगों ने इसी विचार दिया है कि पूरी दुनिया बर्बर है, असभ्य है, भारत जैसे देश बर्बर है, असभ्य है, ऋषि मुनियों का देश है, मदारियों का देश है, और इसमें ये पतनशील देश है। इसका विकास तभी हो सकता है जब हमारे जैसे सभ्य समाज के लोग जाके उसको सुधारेंगे, उसके सिस्टम को बनाएंगे। जबकि गांधी जी बोलते थे नहीं, ये गलत है। गांधी जी क्या कहते थे? ये गलत है। समाज में हमारा भी समाज अच्छा है, आपका भी समाज अच्छा है, लेकिन आपकी जो विचारधारा है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, आपको गलत शिक्षा दिया जा गया है। इसलिए गांधी जी अंग्रेजों से घृणा कभी नहीं करते थे, वो अंग्रेजों के साथ रहते थे हर परिस्थिति में। वो आंदोलन करने से पहले अंग्रेजों से पूछ लेते थे, देखिए भाई हम आंदोलन करने जा रहे हैं, पत्र लिख के दे देते थे। ठीक है, क्योंकि उनको इंसान से घृणा नहीं था, उनके विचारों से घृणा था, क्योंकि हर मनुष्य में ईश्वर वास करता है। इसलिए मानव सेवा आवश्यक है। अब आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा कि गांधी जी क्यों नहीं अंग्रेजों से घृणा करते थे। ठीक है, और आपको पता है कि जब हर मनुष्य में सत्य ईश्वर है, ये विचारधारा किसका है? शंकराचार्य का है न, कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो निपर न, कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है। बाकी सारा संसार क्या है? मिथ्या है। उसमें एक उदाहरण देके वो समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब हम रात में चलते हैं तो हमको एक लकड़ी मिल जाती है, या फिर एक बड़ा सा मोटा ऐसा रस्सी बिछा हुआ मिल जाता है, लगता है सांप है। एक भ्रम पैदा होता है, पहले क्या पैदा होता है? भ्रम पैदा होता है। हम रुक जाते हैं, तब लाइट जला के ठीक से देखते हैं, तब देखते हैं उसमें कोई कंपन नहीं हो रहा है, वो मतलब ना हिल डुल नहीं रहा है। तब धीरे धीरे जाते हैं, देखते ओ ये तो रस्सी है। तब हमको वास्तविक ज्ञान कब होता है? जब उसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, तब लास्ट में हमें कोई वो चीज़ें ज्ञान होता है। वो हम ही भ्रम में थे, बाद में हम ही को भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं हम, यानी हम ही ईश्वर हैं। हमारे अंदर वो हर गुण है, बस हम उसको ठीक से पहचाने, समझें, जाने। ठीक है, वो शंकराचार्य का दर्शन से ये प्रभावित है गांधी जी। इसका मतलब गांधी जी में शंकराचार्य का भी गुण दिखाई देता है। ठीक है, ये गांधी जी का विचार के बारे में कहा जाता है। उनका एक विचार नहीं, उनके कई सारे विचारों का समूह। वो उपनिषद से भी प्रभावित थे, वो वेद से भी प्रभावित थे, वो शंकराचार्य के दर्शन से भी प्रभावित थे, और जो कई सारे दार्शनिक रहे हैं, पश्चिमी दार्शनिकों का जो अच्छे अच्छे दार्शनिक हैं, उनसे भी प्रभावित रहे। हम आगे चर्चा करेंगे उनका। और ये एक रहे हैं, ये कन्फ्यूशियस से भी वो प्रभावित रहे हैं। ठीक है, बाइबिल से प्रभावित हैं वो। उनका सब विचार आपको गांधी जी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है उनका ईश्वर। अब देखिए, गांधी जी अपने जीवन में, इसीलिए गांधी जी मानव सेवा की बात करते हैं। गांधी जी समाज में आर्थिक समानता की भी बात करते हैं। जो गरीबी है, जो ऊंच नीच है समाज में,
ठीक है, यानी कि इसकी समानता की भी बात करते हैं कि समाज में हर तबीले के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को संपत्ति में समान अधिकार होनी चाहिए। अब एक एक करके हम जोड़ जोड़ के पढ़ाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मानव सेवा आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, मेरा मूल मकसद है आपको गांधी जी का विचार को समझाना। फैक्ट तो इतना पढ़ाए भी हैं कई बार, और फैक्ट आप लोग को हर जगह मिल जाएगा, लेकिन विचार को देखिए आप लोग, और इससे आपको मेंस लिखने में आसानी होगा। देखिए, अब आगे है कि गांधी जी जो है आगे वो आर्थिक समानता की बात करते हैं। आर्थिक समानता वो किनसे सीखे थे? वो नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, ये दोनों, मतलब इन दोनों से बेहद प्रभावित थे। आपको पता है कि अर्थशास्त्र के बारे में भारत में अगर किसी ने पहले लिखा है मुद्रा का धन बहिर्गमन सिद्धांत, तो दादा भाई नौरोजी। इसके बारे में कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी तक में कोई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में इसके बारे में बेहतर पढ़ाया जाता है। तो गांधी जी जो है आर्थिक समानता की भी बात करते हैं ना। आर्थिक समानता यानी कि समाज में एक प्रकार से ये समाजवाद है। अगर आर्थिक समानता है तो ये समाजवाद है। और ये चीज़ों को वो किससे सीखे? तो दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त से। तो नौरोजी और दूसरा कौन थे? आरसी दत्त। इन दोनों से वो प्रभावित थे, आरसी दत्त से। ठीक है, और गांधी जी का ये मानना था कि समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि कोई भी राज्य तब तक एक आदर्श राज्य नहीं हो सकता है जब तक कि उस राज्य का एक भी जनता भूखे सोए। यानी गांधी जी का कहना था, अगर कोई राज्य आदर्श राज्य तब तक नहीं बन सकता है, कोई भी राज्य आदर्श राज्य तब तक नहीं बन सकता है जब तक उस राज्य का एक भी व्यक्ति अगर भूखा सोता है, तो वो राज्य कभी भी आदर्श राज्य नहीं हो सकता है। चाहे उस राज्य में 80% लोग अमीर ही क्यों ना हो, उस अमीरी का कोई फायदा नहीं जब तक उस समाज में एक भी व्यक्ति भूखे नंगे सोता है। और कहीं न कहीं यही विचारधारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिए थे। स्वामी विवेकानंद जी क्या किए थे, क्या कहे थे कि पाप वो नहीं है कि कोई मंदिर मस्जिद का अपमान कर देता है, पाप वो है जो जब कोई किसी व्यक्ति के घर के आगे कोई व्यक्ति भूखा सोता है, सबसे बड़ा पाप वो है। तो स्वामी विवेकानंद जी से यहाँ प्रभावित दिख रहे हैं ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देता है। गांधी जी कहते थे कि संविधान लिखते वक्त भी गांधी जी बोले थे, देखिए भाई, गांधी जी को समझना उतनी आसान तो है नहीं, लेकिन मैंने जो पढ़ा पुस्तकों में, मैंने कई सारे विचारकों से जो पढ़ा, मैंने जो देखा, बस उनको बता रहा हूँ ताकि आप एक बेहतर जानकारी उनके बारे में जान सकें। ठीक है, और मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है और थोड़ा सा उसमें हम गहराई से पढ़ें, बहुत ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में आज भी बड़े बड़े दार्शनिक रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, उनके मूल व्यक्तित्व के बारे में, इसीलिए। लेकिन हाँ, एक समग्र जानकारी जो है गांधी जी के बारे में, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर समझा पाऊँ। ठीक है, हालांकि अब मुझे लगता था पढ़ाने से पहले मैं कम से कम अभी भी 4-5 घंटा पढ़ा, उससे पहले भी बुक पढ़ा, तो मैं सोच रहा था कि क्या पढ़ाऊँ क्या छोड़ूँ, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। तब लगा कि अभी एक थोड़ा सा समग्र चर्चा कर देते हैं, फिर हम आप लोगों को विचार के बारे में अलग क्लास दे देंगे, और फिर गांधी जी और शास्त्री जी की समानता के बारे में अलग क्लास दे देंगे, गांधी जी भगत सिंह के बारे में क्लास दे देंगे, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के बारे में दे देंगे। फिर आपको खुद जानकारी हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन लिखने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो आर्थिक समानता की बात करते थे, यानी कि हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से समान। वो गांधी जी क्या कहते थे कि जो अमीर हैं वो गरीबों को दान दें। ठीक है, और मतलब और उसके लिए उन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था। आपको पता है कि 1942 में भूदान आंदोलन चलाए, वो कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, एक बार डेट देख लीजिएगा, 42 या 40 के आसपास है भूदान आंदोलन। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद गांधी जी का सर्वोदय क्या है। ठीक है, गांधी जी का सर्वोदय क्या है देखिए।
तो गांधी जी का सर्वोदय, आप लोग इसको लिखिएगा जरूर। गांधी जी का सर्वोदय क्या है? सर्वोदय, ठीक है। देखिए, सबका उदय सर्वोदय, एक भाषा अगर उसको निकालेंगे यानी कि सबका समान उन्नति हो, सबका समान विकास हो। यहाँ पर गांधी जी आप जब पढ़ेंगे ना बेंथम और मिल का उपयोगितावादी, ठीक है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, भारत इंडियन हिस्ट्री में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जब स्टार्ट होगा इतिहास, तो प्राचीन काल, तो उसमें आप पढ़ेंगे बेंथम के बारे में, उसमें आप पढ़ेंगे जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल ये उपयोगितावादी विचारधारक हैं ये। आज इन्होंने एक थ्योरी दिया, इन लोगों ने थ्योरी दिया है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इन्होंने क्या थ्योरी दिया है? ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इनका कहने का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब नंबर का मतलब है कि सबसे अच्छा को सबसे अच्छा अंक दिया जाए। अब इससे जो है कि सामाजिक असमानता ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा ना। क्यों भाई? क्योंकि समाज में हर बच्चा एक समान तरीके से कर पाए ऐसा तो संभव है नहीं। हर बच्चा का परिस्थिति अलग होती है, हर बच्चा का खाना पीना भोजन जीवन यापन अलग होता है। अब आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे को ही अच्छा करेंगे और जो नीचे तबले उसको उठाने का प्रयास नहीं करेंगे तो समाज में तो असमानता आ जाएगा। अमीरी गरीबी तो अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। तब गांधी जी यहाँ पे इसका विरोध करते हैं। हाँ, ये वही उपयोगितावादी हैं जिन्होंने कहा था कि भारत का समाज पतनशील समाज है, भारत का समाज बर्बर समाज है, भारत ऋषि मुनियों मदारियों का देश है, ठीक है। ये वही उपयोगितावादी में से हैं, ठीक है। तो इनका विरोध करते हुए गांधी जी बोले कि अगर हम ऐसा करेंगे तब तो हमारा समाज में अमीरी और गरीबी का फर्क इतना अधिक हो जाएगा कि हम फिर उसको कभी नहीं मिला पाएंगे। तब इसका विरोध करते हुए वो लिखे हैं इनका, ठीक है, कि नहीं, हमारा समाज का मतलब ये है, सर्वोदय का मतलब वो है कि सबका समान उन्नति हो। अगर कोई अमीर है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो गरीब को डोनेट करे, ठीक है। वो अमीर इसीलिए हो पाए क्योंकि उनकी परिस्थिति अच्छी रही है, इसीलिए वो गरीब को डोनेट करे। आगे हम चर्चा करेंगे। गांधी जी तो राज्य को हटा देने की बात करते थे, ठीक है, राज्य को हटा देने की बात करते थे। तो ये गांधी जी कहते थे सर्वोदय का मतलब सबका समान उन्नति हो, सबका समान उन्नति हो, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का स्वराज्य क्या था? ठीक है, गांधी जी का स्वराज्य गांधी जी का स्वराज्य क्या था? देखिए, एक सेकेंड दोस्तों, देखिए गांधी जी का स्वराज्य क्या था। स्वराज्य का मतलब इनके नज़रों में आप लोग जानते हैं कि किसी मतलब ऐसे हम लोग समझते हैं कि स्वराज्य का मतलब ऐसे राज्य की स्थापना मतलब किया जाए कि सबका समान रूप से विकास हो। लेकिन गांधी जी के नज़र में स्वराज्य वो राज्य नहीं था। गांधी जी के नज़र में था कि स्वराज्य किसी राज्य की स्थापना नहीं बल्कि किसी समाज की संरचना थी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित थी, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, जो तिलक थे वो कहते थे अंग्रेजों को कि भाई देखिए सर जी, आप ये मेरा देश है, इसको आप जिसका जो प्रशासन है यानी कि जितना भी प्रशासनिक पद है वो हम लोगों को इंडियन को दे दीजिए, भारतीयों को दे दीजिए, और ऊपर में आप बैठे नेतृत्व तो आप कीजिए। यानी अंग्रेजों को बोले कि आप क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए, लेकिन प्रशासन किसको दे दीजिए, प्रशासन इंडियन को दे दीजिए, ठीक है। प्रशासन किसको दे दीजिए, इंडियन को। इसी को हम लोग कहेंगे डोमिनियन स्टेट। इसी को क्या कहेंगे, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन। तो ये डोमिनियन की बात कौन करते थे, तिलक जी, ठीक है। लेकिन गांधी जी बोले नहीं, इस प्रकृति पे हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसीलिए हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से। वो तो राज्य को भी हटा देने की बात करते थे कि राज्य जैसी संकल्पना होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी कहते थे कि एक समाज की ऐसी संरचना बने, समाज जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र हो
वो गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्र व्यक्ति जो है कि जो व्यक्ति पैदा लेता है इस प्रकृति में, वह स्वतंत्र पैदा लेता है, इसलिए इस प्रकृति में उसको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो कहते थे कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर राज्य होता है तो राज्य का एक सिस्टम बनता है, और उस सिस्टम में जो उच्च वर्ग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, सारा अधिकार वो रख लेते हैं, निम्न वर्गों के पास कुछ जाता ही नहीं है, और उसका शोषण धीरे धीरे आर्थिक समानता उत्पन्न होती है, अमीर अमीर होते जाता है, गरीब गरीब होते जाता है, जिसके कारण से आर्थिक समानता उत्पन्न होती है। किसके कारण से? राज्य के कारण से। आज भी हमारा देश में यही हालत है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अमीरों को तो मिल जाती है उसकी लाभ, गरीबों को मिल नहीं पाती है। आज भी सिस्टम वही है। गांधी जी इसी की बात नहीं करते थे। गांधी जी कहते थे राज्य ही नहीं होना चाहिए, सब व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा अपना। लेकिन भाई ऐसे अपना समाज चल नहीं सकता था। आपको पता है कि कहा जाता है एक अच्छा व्यक्ति कौन होता है? आपके अंदर एक देखिएगा, अब एक व्यक्तित्व तो बनाना ही पड़ेगा। एक सिविल सेवा में जाने के लिए आपको खुद का व्यक्तित्व तो बनाना पड़ेगा। एक अच्छा व्यक्तित्व उसको माना जाता है आज की तुलना में, एक प्रकार से कहा जाए तो। हम कई सारे आर्टिकल में पढ़ रहे थे, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें ये कहा गया कि जो संविधान का पालन करता हो। और संविधान का पालन किस परिस्थिति में? अगर आप किसी स्थान पे वहाँ पुलिस नहीं भी है और आप वास्तविक रूप में उस चीज़ों का फॉलो कर रहे हैं, वो वास्तविक रूप में आप वास्तविक रूप में एक इंसानियत को फॉलो कर रहे हैं। अगर आजकल क्या है, पुलिस है तो भी उधर डंडा लेके खड़ा है, धुर से निकल गए, क्या इधर शराब यानी शराबबंदी है फिर भी बिक रहा है। ये नहीं, ऐसी समाज नहीं वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति में इंसानियत, वो आइडियल समाज की बात कर रहे हैं, जो संभव नहीं है भाई। हर व्यक्ति इंसान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। गांधी जी ऐसी समाज की संकल्पना करते थे कि पूरी दुनिया, इसीलिए तो गांधी जी के विचार में भी कई सारा विचार पैदा हो गए, ठीक है। इसलिए वो कहते थे राज्य ही नहीं होना चाहिए। राज्य होता है तो उच्च वर्ग सारा सत्ता अपने हाथों में रख लेती है, निम्न वर्गों के पास कुछ नहीं जाता है। इसके कारण से राज्य को हटा देना चाहिए, ये गांधी जी कहते थे, ठीक है। देखिए आपका क्लास तो लंबा हो गया है, अब इससे आगे अभी गांधी जी के बारे में बहुत सारा विचार है और अच्छे से अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम शास्त्री जी के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर गांधी जी के बारे में भी थोड़ा सा, शास्त्री जी के बारे में और गांधी जी का विचार पहले ख़त्म करेंगे हम अगले, बस 2 क्लास में बांध देते हैं। नहीं तो आप लोग है ना देखते नहीं, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मेरा क्लास 2 घंटा 2.5 घंटे की हो जाती है तो आप लोग नहीं देखते हैं, इसीलिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब मतलब इसको यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट में हम अगले टॉपिक में चर्चा, और इसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो कभी गांधी जी के बारे में जानना हो, अपना मानसिक विकास करना हो, जरूर एक पुस्तक लेके पढ़िएगा उनका, ठीक है। चलिए तो फिर हम अगले एपिसोड में चर्चा करते हैं, मतलब अगले क्लास में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग, और देखिएगा भी ज़रूर, और अच्छा लगे तो फिर आप लोग खुद जानते हैं क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।